मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है निबंध एवं भाषा का, कौन सा पेपर होगा भाई? निबंध एवं भाषा का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। 36,000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं किए हैं आपने, कब करोगे भाई मुझको ये बता दो। सभी बच्चे चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो। इस क्लास से बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लगभग पर्सन इसी क्लास से आएंगे। सारा सारा वीडियो है वो अच्छे से देख लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। हिंदी निबंध को परिभाषित करते हुए उसके प्रकार व प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। तो जैसा कि मैंने पहली क्लास जो आपको पहले एक और वीडियो डाला था मास्टर क्लास, उसमें बताया था मैंने हिंदी निबंध कला के बारे में, तो उसी के बारे में अपन आगे बढ़ते हुए बताता हूँ आपको कि हिंदी निबंध को आपको परिभाषित करना है, उसके प्रमुख प्रकार कितने होते हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ेंगे भाई इस प्रश्न में। हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं में निबंध का विशेष स्थान है। मैंने आपको बताया है आधुनिक काल में आपके सामने सबसे ज्यादा अगर किसी गद्य का के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का उच्चतम स्थान आता है आज के समय तो निबंध का आता है। क्यों आता है? निबंध का आता है क्योंकि आज के समय जो पत्रकारिता का जो दौर है उसके अंदर आपके सामने कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र रूप से अगर अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है तो वो निबंध के माध्यम से ही कर सकता है। निबंध के माध्यम से लेखक किसी विषय से संबंधित अपने विचार, भावनाओं, अनुभवों को, दृष्टिकोण को स्वतंत्र व कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। क्या करता है? अगर कोई भी व्यक्ति है अगर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करना चाहता है, मतलब अगर कोई आदमी के मन में जाए की बात आई ना भय कि अगर कोई रखना चाहे, जब मान लिया कोई बालका को प्रोटेस्ट चल रहे है, अब ऊपर कोई आदमी अगर अपना विचार रखना चाहे तो निबंध में जो कि तो रख सके है, क्योंकि एडिटर पत्रकार जो पत्र वगैरह जो अखबार वगैरह है उनके अंदर जो आम जनता है ना वह जो उनका ओपिनियन हो कोई लेखक का वह एकदम स्वतंत्र जानना चाहे। निबंध की विषय की गंभीरता के साथ लेखक के व्यक्तित्व व शैली का भी विशेष महत्व होता है। निबंध में विषय की गंभीरता मतलब कोई आदमी जब निबंध लेखन कर रहे हैं तो उसके अंदर विषय तो महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ जो लेखक उसके व्यक्तिगत शैली का भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाई कोई भी आदमी है वो की शैली को आजकल क्यों है, मान लिया कोई पत्रकार देख लो वो क्या शैली का फैन हुआ, कोई एक्टर है उसकी शैली का फैन हुआ, तो अया क्यों है कि कोई भी लेखक है ना उसकी पत्र जो निबंध लेखन की जो शैली है ना और उनको व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, मान ली कोई इंसान की इमेज है कि वो सरकार का पक्ष में लिखा है, कोई इंसान की इमेज हो वो सरकार को विपक्ष में लिखा है, कोई इंसान स्वतंत्र लिखा है, तो यही बात है आपके सामने जो निबंध के अंदर गंभीरता के साथ जो अगले इंसान की उसका व्यक्तित्व है और उसकी शैली को भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लोग सिर्फ उसका विचार ही नहीं उसकी शैली और व्यक्तित्व में भी जानना चाहे हैं। विषय वस्तु प्रस्तुति के आधार पर हिंदी निबंध के अनेक प्रकार विकसित हुए, जहाँ अलग अलग विषय वस्तु पर लिखे जावे है और की साबु प्रस्तुत करे जावे। एक आधार पर आपके सामने जो हिंदी निबंध है उसका अनेकों अनेक प्रकार है। कौन सा है हन का बारे में आपका जाना। निबंध व अर्थ हम परिभाषा की बात करें, निबंध में नी उपसर्ग व बंध धातु का निर्माण से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है विचारों को व्यवस्थित ढंग से बांधना। सबसे पहले अगर इसको तोड़े निबंध को तो किससे आएगा? नी तो उपसर्ग आएगा। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द का जो शुरुआती शब्द से जुड़कर अगर कोई शब्द बनता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और बंध धातु है, कौन सी धातु है भाई? बंध धातु देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपके सामने पूरा का पूरा निबंध वो बनता है। इसके अंदर क्या होता है? अपने विचारों को स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना। कोई भी आदमी के सामने अपना जो का तो अपना विचार रखना, क्या कला भाई आपके सामने निबंध कला है। निबंध वह गद्य की रचना है जिसे लेखक किसी निश्चय वस्तु पर अपने विचार, भावों, अनुभव और अनुभूतियों को क्रमबद्ध व प्रभावपूर्ण साहित्य रूप से प्रस्तुत करता है। क्या कहा जाता है? निबंध गद्य की वह आपके सामने रचना है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति है उसके पास आपके सामने कोई भी निश्चित विषय, जैमतान बता दिया अभी छात्रा को जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो प्रोटेस्ट के ऊपर अब मान ले कोई भी इंसान का के विचार ही कया का भाव राखना चाहे और उसका कया का अनुभव ही उन्ना बस जो का त्यो रक्स का है, जो अनुभव ही उन्ना जो का त्यो रक्स का है। साथ के साथ क्रमबद्ध तरीके से जैसे जो विचार है उनको सही ढंग से कि पहले अपनान भाई प्रोटेस्ट की शुरुआत कहीं हुई, फिर उसका अगली घटना क्यों हुई, फिर आपका सामने लाठीचार्ज हो तो क्यों हो, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकला, तो हर एक घटना ने एकदम क्रमबद्ध सही टाइम लाइन के साथ दिखाया जाए। प्रभावपूर्ण अपना जो विचार है उन्हें एकदम प्रभावित का दिखावे तरीका से प्रस्तुत करे कि सामने वाला व्यक्ति वो भी उससे क्या हो जाए एकदम प्रभावित हो जाए। साहित्यिक रूप से भी प्रस्तुत करना चाहता है। अगर कोई भी आदमी अगर साहित्यिक रूप भी को जोड़ना चाहे, कोई मान ली निबंध जोड़ना चाहे, कोई मुहावरा जोड़ना चाहे, कोई का विचार जोड़ना चाहे तो वह भी जोड़ सके हैं।
समझ मांगी तो निबंध एक है कि कला है जिसके अंदर लगभग लगभग चीजें वह जुड़ जाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है। इन के मान्यो कि कोई व्यक्ति है ना जो निबंध लिखा ना तो उसका जो व्यक्तित्व है उसको भी बहुत प्रभाव पड़ा है कि कोई आदमी कया का विचार है, कितना बेहतर तरीका से अपना विचारण रख सके, कोई व्यक्तित्व कया है, व्यक्तित्व को भी बहुत प्रभावशाली हुआ है। अब निबंध के एक और टाइप होता है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? जिस निबंध में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य व प्राकृतिक वातावरण का सजीव वर्णन किया जाता है उसको वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। मतलब कोई भी जगह, कोई भी आदमी और कोई भी प्राकृतिक वातावरण है अया को अया सेम टू सेम प्रस्तुत कर दिया जावे उनके कहे जा वर्णनात्मक निबंध। मतलब कोई भी चीज का बारे में वर्णन करना, चाहे भाई कोई आदमी का बारे में बताना, मान ले कि भाई अपना देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बारे में बताऊं लगा, ठीक है, या फिर तारा जयपुर का बारे में बता रहे हो, तारा गांव का बारे में बता रहे हो, है ना, एकदम सारी आप गांव का बारे में बताओ कि भाई हमारा गांव में है ना इतना लोग रहे हैं, और एक मंदिर है, और एक बावड़ी है, एक पहाड़ है ना, नालो निकला है माती है, सारी चीजें बताओगा, है ना, एक एक चीज। तो प्राकृतिक वातावरण के बारे में भी बता सको, कोई आदमी के बारे में बता सको कि भाई वो आदमी महान बनियो, बचपन को यहाँ को फिर बड़ो इतना यो करियो कि ये उपलब्धि। वो कौन सा निबंध है? वर्णनात्मक निबंध। निबंध की एक भाग है, एक प्रकार है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? विषय को सजीव चित्रण करना, जया को विषय होना उन सेम टू सेम बता देनो, ये करनो, जया को विषय है उन सेम टू सेम पूरी दुनिया के सामने रख देनो, उनको सजीव चित्रण करनो। निरीक्षण शक्ति की प्रधानता होना, आपके अंदर निरखने परखने की शक्ति भी बन जाती है कि यह चीज कही गई है बात सही है गलत है, या निरखने की प्रधानता भी होती है। सरलता, चित्रात्मक भाषा भी देखने को मिलती है कि आप अपने शब्दों को क्या कर सकते हो, एकदम सरल शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने शब्दों को एकदम ही सरल भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पाठक के सामने दृश्य उपस्थित करने की क्षमता कि जो कोई भी बात है उन ज्यों की त्यों आप कोई भी व्यक्ति के सामने रख सको, क्या कर सको, कोई भी व्यक्तियों के सामने जो की त्यों अपनी बात है रख सको। अभी के अंदर क्यों है, जहां मान लो कि कोई प्रकृति का बारे में बता रहे हो, कठे कोई बरसात हुई को बारे में बता रहे हो, पर्वत नदी और कोई ऐतिहासिक स्थान का बारे में बता रहे हो, उदाहरण देखिए वो कौन सा वर्णनात्मक में था कि बताइए, कोई आदमी बता दियो, कोई प्राकृतिक जगह का बारे में बता दिए, कोई नदी नालो पहाड़ गाँव है ना, हर सब चीजों का बारे में बताइए, ये वर्णनात्मक के अंदर है। अगला है विवरणात्मक निबंध। कौन सा हो भाई? विवरणात्मक, कोई भी चीज का बारे में विवरण देना। इसमें क्या होता है? जिस निबंध में किसी घटना, यात्रा, उत्साह व प्रसंग का क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है उसको विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। क्या कहा जाए? कोई भी निबंध है जिन कोई भी घटना बताई जा रही है, क्या करी जा रही है? कोई भी घटना बताई जा रही है, कोई भी यात्रा का बारे में बताया जा रहा है कि भाई यात्रा में उरस करी, कोई उत्सव का बारे में बताया जा रहा है, या कोई भी आपका सामने प्रसंग वगैरह बताए जा रहे हैं जो को त्यो उनके कजा विवरण करना। मतलब जी चीज के अंदर क्यों है कि भाई कोई भी घटना हुई, जब मान लो कटे घूमने गया तो भाई ते घराव निकलिया, उठे इतनो सामान पैक करियो, बस पकड़ी बा उठे मंदिर तक पूछा, मंदिर में दो खाई, बीच में क्या है कि जगह पड़े बस जगह देखी, हर चीज का हमारा विवरण दे रहा ना, तो वो विवरणात्मक रहे। इन घटनाओं की क्रमबद्धता रहती है, जैसे मान ली घर से निकल से लेके वापिस घर तक आने तक घूम क्या रहे हो, तो उस चीज का बारे में एक एक चीज का बारे में बताओगा तो घटना को क्रमबद्धता भी रहा है। अगले वाला पॉइंट है तथ्यात्मकता। क्या होती है? एक एक तथ्य को भी बताया जाता है। क्या बताया जाए? एक एक तथ्यों की भाई आपका सामने मैं मंदिर में घूमने गया, उठे 3 मंदिर हा, ठीक है, अगर थे जानो चाहो ना तो वो फलाना होटल बढ़िया है, या उठे रहने की जगह है, होटल नहीं बताओ तो नाम नहीं बता सको तो भैया जगह बढ़िया है, उरे रुक सको या बस पकड़ सको, उरे तक जाना है, उरे ये जगह से उरे तक जाना है, बताओ ना, तो ये तथ्य के बारे में भी जाना जाए। अच्छा, अब थारे अंदर अगर कोई कला है, ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो थाने कोई भी चीज ने रोचक तरीका से भी प्रस्तुत करो, बढ़िया तरीका से भी बता सको, क्या हंसी मजाक का साथ भी बता सको, कोई मीम भी बना सको। यात्राओं का ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित निबंध इसके उदाहरण है। क्या है? कोई भी यात्रा होगी, कोई भी ऐतिहासिक घटना होगी, इससे भी संबंधित क्या है आपका सामने उदाहरण देखने मिला है। अगले वाला है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध क्या होता है? जिस निबंध में किसी विषय, समस्या व सिद्धांत को तर्कपूर्ण व गंभीर चिंतन के साथ प्रस्तुत किया जाता है उसको विचारात्मक निबंध कहा जाता है। विचारात्मक निबंध क्यों है? वो निबंध जिसके अंदर कोई भी विषय के ऊपर, कोई भी समस्या के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी तर्कपूर्ण और गंभीर चिंतन, मतलब एकदम बहुत सोच विचार के अगर आप कोई भी चीज न बता रहे हैं, उनके कहे जा आपके सामने
जहाँ की मान लो एक अंदर आपका सामने कोई समस्या होगी, जहाँ ते प्रदूषण के ऊपर बताओ लगा, है ना, पॉपुलेशन के ऊपर बताओ लगा, है ना, अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बताओ लगा, तो अया की कोई चीज को समस्या के ऊपर बता रहे हो, वो विचारात्मक निबंध है। कौन सा निबंध हुआ भाई? विचारात्मक निबंध है। इसमें विचारों की प्रधानता रहती है। क्या रहती है? आपके कौन कौन से विचार होते हैं उनकी प्रधानता रहती है। तर्क एवं विश्लेषण भी रहता है कि कोई भी इंसान है भाई थे ऊपर तर्क वितर्क कर्षकों की विश्लेषण रहे। क्रमबद्ध विवेचना देखने को मिलती है, आप अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से बताते हो। गंभीर व प्रौढ़ भाषा भी देखने को मिलती है। कैसी? एकदम गंभीर भाषा भी देखने को मिलती है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि और कविता का विचारात्मक निबंध इसके अच्छे उदाहरण है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो उत्साह लिखा गया है ना, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कवि और कविता लिखा गया, ये सबसे अच्छे निबंधों की शैली में आते हैं, विचारशील। ठीक है, तो याद जरूर कर लेना कि उत्साह है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए और विचारात्मक शैली को सबसे बढ़िया है। अगली वाली शैली है भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध कौन से होते हैं भाई? जिस निबंध में लेखक अपने हृदयगत भावों व अनुभूतियों की प्रधानता होती है उसको भावनात्मक निबंध कहते हैं। कौन सा निबंध कहते हैं? भावनात्मक। कौन सा निबंध कह जा भाई? भावनात्मक निबंध कह जा। भावनात्मक निबंध वो है जो कोई भी इंसान की हृदय से आपके सामने क्यों है, कोई भी इंसान का हृदय में जय की भावना है, जय की अनुभूति है, भैया की न सेम टू सेम प्रस्तुत करके बता दे, वो आपके सामने क्यों है? भावनात्मक निबंध है। कौन सा निबंध हुआ भाई? भावनात्मक निबंध है। इसमें क्या होती है? इंसान की भावनाओं की प्रधानता होती है, कल्पनाशीलता देखने को मिलती है, जय की थिंकिंग होना आदमी की भाई। तक देखो कोई भी जय माले भावना की, जब मैं दोस्त के बारे में लिख रहे हो कि मेरे दोस्त अहिया को वो अहिया में साथ खेला करता, साथ रिया करता, माता पिता का बारे में लिख रहे हो, तो अहिया को निबंध भावनात्मक निबंध है। काव्यात्मक और सरस व प्रभावशाली भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसको पढ़कर आपका तन मन राज्य हो जाए। प्रेम, करुणा, प्रकृति और मातृभूमि जैसे विषयों पर भावनात्मक निबंध प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई भी इंसान से प्रेम करूं, अपने दोस्त से, अपने परिवार से, कोई भी चीज के ऊपर प्रेम के ऊपर लिखो तो योग हो, चाहे करुणा होगी, चाहे प्रकृति और मातृभूमि जैसे विषय पर लिखना, तो कौन सा निबंध कहलावा भाई? भावनात्मक निबंध कहलावा। कौन सा कहलावा है? भावनात्मक निबंध है वो कहलावा है। चलिए, अगले वाला निबंध होता है ललित निबंध। ललित निबंध कौन से होते हैं? ललित निबंध में विचार व अनुभूति कलात्मक, आत्मीय व सौंदर्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ललित निबंध आया कहा जन्म अगर कोई थी बात कहना चाहो ना, बा एकदम कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जा, शानदार तरीका से, एकदम आत्मीय व सौंदर्यपूर्ण शैली में, एकदम बहुत ही सुंदर शैली के अंदर को प्रस्तुतिकरण देखने मिले। लेखक के व्यक्तित्व को स्पष्ट अभिव्यक्ति होता है। क्या होता है? कोई भी लेखक है ना, उनको व्यक्तित्व की जो कहें कि पर्सनैलिटी को एकदम स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने मिले। कल्पना और विचारों का समन्वय देखने को मिलता है। कोई भी इंसान है उसकी जो कल्पना होती है, जो सोचने का तरीका कैसे होता है, उसके विचार करने का तरीका कैसे होता है, उसका समन्वय देखने को मिलता है। भाषा भी कैसे होती है? लालित्य भाषा के लय में बोल उसको ए की भाषा है। संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रधानता देखने को मिलती है। और किसकी? कोई भी जो संस्कृति होती है उसकी, और हमारी जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं कोई भी व्यक्ति के, उसकी भी प्रधानता देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों में गिने जाते हैं। कौन सा हुआ भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, उन आपका सामने प्रमुख ललित निबंधकारों में गिने जाना है। चलिए, अगले वाला है व्यंग्यात्मक निबंध। व्यंग्यात्मक निबंध कैसे होता है? इसमें सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय विसंगतियों, हास्य व व्यंग्य के माध्यम से प्रहार किया जाता है। कि जाए कोई भी इंसान की सामाजिकता होगी, कोई राजनीति होगी, कोई भी मान्य विसंगति है, उन्हें क्या आपके सामने हंसी मजाक के साथ या व्यंग्य के साथ आप अगर सामने प्रस्तुत करना चाहो तो उन व्यंग्यात्मक निबंध कहे जा। कौन सा निबंध कहे जा भाई? व्यंग्यात्मक निबंध कहे जा है। इसमें भाषा, सुटीली भाषा, अरे अहिया की भाषा है जिन अगर थे पढ़ लो ना, समझ में आगो कहीं की भाषा हो भाई, ऐ की भाषा को प्रयोग करियो जा, अगर थे उन भाषा ने पढ़ो तो यहाँ लगेगी सामला आदमी ने गड्ढा किया, बात सरकार का खिलाफ बोल रहे हो, व्यंग्य कर रहे होते, है ना। आधुनिक हिंदी में व्यंग्यात्मक निबंध की समर्थ परंपरा शुरुआत हुई। क्या हुई? आधुनिक हिंदी में व्यंग्यात्मक शैली देखने को मिलती है। हिंदी निबंध एक अत्यंत व्यापक व बहुआयामी गद्य विधा है। क्या है आपके सामने? हिंदी के अंदर जो निबंध शैली है ना, ये बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है आपके सामने। वर्णनात्मक व विवरणात्मक, सबसे पहले किसी भी घटना के बारे में आप वर्णन कर सकते हो, विवरण कर सकते हो। विचारात्मक, भावनात्मक, ललित और व्यंग्यात्मक, मतलब कमो कम 5-6 टाइप का आपके सामने देखने मिले।
निबंधों के माध्यम से जीवन और समाज के विविध पक्षों की अभिव्यक्ति है। समाज का अलग अलग पक्षा का बारे में जाना, निबंध की वास्तविक शक्ति उसकी विषय वस्तु के साथ साथ उसकी मौलिक दृष्टि, व्यक्तिगत व प्रभावशाली अभिव्यक्ति के साथ है। कोई आदमी अपना विचार ना यहाँ कहा जाए कि मन में आया का रखते वायु की मुख्य धारा है। चलिए अगले वाले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियों का परिचय दीजिए तथा उनकी प्रमुख भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में बताइए। तो हिंदी के कौन सी उपभाषाएं के हैं, हिंदी की कौन सी उपभाषाएं उनका बारे में बताना है, उनकी कौन सी बोली है उनका बारे में बता रहा हूँ, उनकी कौन सी प्रमुख भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं कौन सी उनकी भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं हैं उनका बारे में भी आपका सामने विस्तार से बताना है। चलिए, हिंदी एक विस्तृत भूभाग में बोले जाने वाली समृद्ध भाषा है। क्या है हिंदी है ना, वो आपके सामने पूरे के पूरे विस्तृत मतलब पूरा का पूरा बोले जाने वाली भाषा है। इसके क्षेत्र में अनेक क्षेत्रीय भाषिक रूप पाए जाते हैं। परंपरागत रूप से हिंदी भाषा विज्ञान में उपभाषाओं व बोलियों के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। क्या गया है, हिंदी एक विस्तृत, हिंदी को छोटी मोटी भाषा तो आपको नहीं, बहुत बड़ी भाषा है ना, तो एक बहुत ही बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा है। इसके क्षेत्र में अनेक क्षेत्रीय भाषिक रूप पाए जाते हैं। इनको अलग अलग क्षेत्र में इनको अलग अलग आपके सामने रूप पाया जाता है जिसमें परंपरागत रूप से हिंदी भाषा विज्ञान के उपभाषा और बोली के रूप में भी इसको वर्गीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है, हिंदी भाषा और विज्ञान में ना इन अलग अलग उपभाषाओं और बोलियां, मतलब हिंदी भाषा छोटी तो आपको नहीं बहुत बड़ी है, तो इन भाई अलग अलग भाषा और उपभाषा में आप वर्गीकृत कर अलग अलग भाषा व उपभाषा के अंदर अपन इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। हिंदी की इन बोलियों ने हिंदी साहित्य, लोक साहित्य तथा आधुनिक हिंदी को समृद्ध किया है। भाई ये जो हिंदी के जो अलग अलग बोली है ना, इनके क्या है, हिंदी साहित्य ना और आपके सामने उच्च कोटि तक पहुंचाए और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने को काम करे। चाहे कोई लोक साहित्य हो गया, आधुनिक हिंदी होगी, इसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। परंपरागत वर्गीकृत आपके सामने हिंदी क्षेत्र में सामान्यतः पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी व पहाड़ी जैसी प्रमुख समूह को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर आप परंपरागत रूप से देखा तो हिंदी क्षेत्र की जो भाषाएं उन्हें अलग अलग भाषा के रूप में बांट कहा जया की पश्चिमी हिंदी होगी, पूर्वी हिंदी होगी, राजस्थानी होगी, बिहारी होगी, पहाड़ी होगी। तो अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा देखने मिला है, अलग अलग की शैली देखने मिला है। पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी मुख्यतः दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। पश्चिमी आपके सामने क्या है, जो पश्चिमी हिंदी है ना, वो आपको पश्चिमी भाग है उसके अंदर बोली जा, जय मान ली कि दिल्ली के जो भाषा बोली जा है ना, नोएडा गाजियाबाद के अंदर, अरे जी के अंदर आपके सामने मुख्य जो कानपुरी भाषा होगी, ब्रज भाषा होगी, है ना, हरियाणी भाषा होगी। तो ये सब भाषा है जो आपके सामने दिल्ली का जो आसपास का जो क्षेत्र में जो भाषा बोली जाए ना, वह पश्चिमी भाषा है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम दिशा में पड़ा है राजस्थान का, सॉरी इंडिया का मैप में पश्चिम दिशा में ये सारा का सारा राज्य यहाँ पे पड़े हैं। इनकी प्रमुख उपबोली कौन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली भाई है जय मान लो जी का अंदर लगभग हिंदी का सही शब्दा का प्रयोग करे जाना, वह खड़ी बोली कहलावा है। अगले वाली है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो भाई आपके जो भक्ति काल का जो आंदोलन रहा, उसमें भी ब्रज भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग रहा, है ना। ब्रज के आसपास का जो क्षेत्र हो, राजस्थान में अलवर, भरतपुर, है ना, आपके सामने ब्रज को जो आपके सामने क्षेत्र है, वो भाषा में जो बोली जा ब्रज भाषा है। हरियाणा, कुछ राजस्थान का आपके सामने हरियाणा से टच वाला इलाका, कुछ पंजाब का, है ना, गाजियाबाद, नोएडा वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, हरियाणवी भाषा बोली जाती है। बुंदेली भाषा और कन्नौजी भाषा। तो कन्नौज के आसपास और बुंदेलखंड जो आपके सामने जो जगह है, महाराष्ट्र और आपके सामने कुछ मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेली और कन्नौजी भाषा भी बोली जाए। तो लगभग जो पश्चिमी भारत के अंदर जो भाषा बोली जाए, उन्हें क्या कहलावा भाई, वह पश्चिमी भाषाओं के नाम से, पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अभी का क्या फायदा है, खड़ी बोली आधुनिक हिंदी, मानक हिंदी के प्रमुख आधार बनी। जो खड़ी बोली है ना, ये है जो खड़ी बोली है, वो आधुनिक हिंदी के प्रमुख आधार बनती है, सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। ब्रज भाषा में मधुरता व काव्यात्मक विशेष रूप से देखने मिले। ब्रज भाषा एक मीठी भाषा है, यहाँ सुनो जा थारो जीवड़ो राजी हो जा, है ना, तो इतनी मधुर भाषा है। और काव्यात्मक, अगर कोई आदमी ने अगर आपके सामने कोई कविता लिखनी है तो ब्रज भाषा में लिखो रहे, यहाँ को स्वाद आ जा। तो यही बात है, इतनी बहुत ही ज्यादा मधुर भाषा के रूप में है। सूरदास तथा रीति काल के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा को समृद्ध व साहित्यिक रूप से दिया। भक्ति काल को जब समय आयो, तब आपके सामने
अनेकों अनेक जो भगवान कृष्ण की खास करके जो भक्ति कराया करता वह ब्रज भाषा से संबंधित साहित्य लिखो, चाहे मीराबाई होगी, चाहे सूरदास होगा, चाहे आपके सामने रीतिकाल का जो अन्य कवि होगा। ठीक है, इन्होंने आपके सामने लगभग किसमें लिखा, ब्रज भाषा के अंदर ही लिखा। अगले वाला भाषा है पूर्वी भाषा। कौन सी भाषा आपके सामने, पूर्वी भाषा। पूर्वी भाषा की बात करें, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मध्य व पूर्वी भागों के आसपास में क्षेत्र में माना जाता है। पूर्वी हिंदी कठिन की मानी जाए, आपका सामने जो पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश को जो पूर्वी क्षेत्र है ना, उनमें पूर्वी भाषा बोली जाए। बताऊं, अवधी भाषा, अवध को आसपास को जो क्षेत्र है, उनसो अवध को जो आसपास को जो क्षेत्र है ना, जटे आपके सामने या खास करके जो भगवान राम की भक्ति करी, भक्ति काल के अंदर लगभग अपनो साहित्य अवधी भाषा में लिखो। बहुत मर्यादित हिंदी है ना, एकदम यहाँ पढ़ के था ना, एकदम मर्यादा का बारे में, देश भक्ति या सब चीजें बारे में प्रेम हो जाओ। बघेली भाषा, भोजपुरी भी जोड़ उसको एक अंदर, और छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, या आपके सामने उड़ीसा झारखंड वाले क्षेत्र में बघेली भाषा बोली जाता है ना, और आपके सामने छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाए। तो हर सब भाषाओं को आपके सामने मुख्यतः बोला जाता है। प्रमुख विशेषताएं, पूर्वी हिंदी के रूपों में ध्वनि व क्रिया रूपों में अनेक क्षेत्रीय विशेषताएं देखने को मिलती है। अगर आप पूर्वी हिंदी की बात करा तो इनमें आपका सामने चाहे ध्वनि होगी चाहे क्रिया विशेषता होगी, इन क्षेत्रीय विशेषता लगभग हिंदी को प्रयोग कम होगा और क्षेत्रीय शब्दों को प्रयोग ज्यादा देखने मिला है कि अंदर आपका सामने पूर्वी हिंदी के अंदर समझ में आ गई, क्षेत्रीय शब्दों को प्रयोग ज्यादा है। अवधि का हिंदी साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं थाने बता रहे भगवान राम के ऊपर जितने भी साहित्य लिखे हुए ना, वो लगभग आपके सामने हिंदी साहित्य में अवधि भाषा में लिखे हुए। चाहे तुलसीदास के द्वारा रामचरित्र का लिखना हो गया, चाहे मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत को अवधि भाषा में रचनाओं का लिखना हो गया। तो अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा जो साहित्य लिखे हुए, चाहे तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, चाहे मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत है वह लिखी गई, ये सब कौन सी भाषा में लिखे गए, लगभग अवधि भाषा का अंदर लिखा गया है। चलिए अगले वाला राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा की बात करें, राजस्थानी भाषिक रूप से राजस्थान के विभिन्न भागों में प्रचलित है। राजस्थानी भाषा है, परंपरागत हिंदी भाषा विज्ञान ने इसे हिंदी के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया है, मतलब बहुत ही ज्यादा इन और लंबा चौड़ा भाषा में दिखाए गए। यद्यपि आधुनिक भाषा विज्ञान में राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा समूह के रूप में देखने की मजबूत परंपरा है। देखो राजस्थान, भाई राजस्थान को जो साहित्य है, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे अगर ते भारत को भी इतिहास पढ़ोगा तो भी राजस्थान को इतिहास तो थाने पढ़ना पड़ेगा। ये राजस्थान का काम ही आएगा, करे भाई आप ही करें। चाहे जितना भी मुस्लिम आक्रमण कर है, सब न रोकने को काम राजस्थान के लोगों के द्वारा करे हुए। और राजस्थान में जो पृथ्वीराज रासो, पद्मावत जैसा जो साहित्य है वो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। समझ में आ गई। तो इसीलिए आपके सामने जो राजस्थानी भाषा है वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेकों अनेक भूभाग तक सीमित है। परंपरागत हिंदी भाषा विज्ञान में इसको हिंदी के व्यापक क्षेत्र तक वर्गीकृत किया गया, बहुत ही बड़ा क्षेत्र तक बढ़ा चढ़ा के देखेगा। यद्यपि आधुनिक भाषा विज्ञान में राजस्थान को स्वतंत्र भाषा रूप में और भैया तो देखो कानूनी रूप से आपके सामने भारतीय संविधान में राजस्थानी भाषा ने आपके सामने दर्जो कौन दियो गयो संवैधानिक भाषा के रूप में, लेकिन साहित्य में को बहुत बड़ा दर्जो है। एक अभी अलग अलग भूभाग है, जब मारवाड़ी क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में इन मारवाड़ी भाषा बोली जा। राजस्थान को मेवाड़ी क्षेत्र है, आपका सामने झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है ना, चित्तौड़गढ़, इन मेवाड़ी भाषा बोली जा। फिर आए ढूंढाती, आडोती और मेवाती भाषा को बोला जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। क्या विशेषता है भाई की, राजस्थानी भाषा विशेष रूप से अपनी ध्वनि, शब्दावली, सर्वनाम व क्रिया रूप के लिए जानी जाए। एक में जो शब्द की जो ध्वनि है, क्या जो शब्द की ध्वनि हो ना, वह बहुत ही मिठास से परिपूर्ण रहे, क्या बहुत ही मीठा शब्द को प्रयोग करो जा। शब्दावली, इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो बहुत सही से होता है। सर्वनाम व क्रिया रूपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई, चाहे सर्वनाम हो गया चाहे क्रिया रूप हो, वो भी इनमें बहुत ही सही तरीके से प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की जो लोकगीत है, राजस्थान की लोकगीत, भाई राजस्थान की लोकगीत के मान लो अपना राजा महाराजा की कहानी होगी है ना, वीर गाथाएं हैं हो गई, और लोक कथाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अपना लोकगीत भी कितना की, कोई ब्याह शादी वजह गीत गाए जाए तो लोकगीत भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आपके सामने। बिहारी की बात करें, बिहारी भाषा परंपरागत वर्गीकरण में बिहारी समूह के अंतर्गत आती है। बिहार में एक भाषा नहीं बोली जाती है, अनेकों अनेक भाषा बोली जाती है। जैसे भोजपुरी भाषा हो गई,
मगही भाषा हो गई मैथिली। तो बिहार के अलग अलग भूभाग के अंदर अलग अलग प्रकार की आपके सामने भाषा बोली जाती है। समझ में आ गया? अच्छा, इस भाषा की क्या विशेषता है? इनके भाषायिक रूप से इनकी विशिष्ट व्याकरणिक, रचनात्मक तथा शब्दालिक उच्चारण पद्धति है। भाई ये भाषा की अपनी एक अलग ही पहचान है, अलग ही व्याकरण है, अलग ही शब्दावली को प्रयोग किया जाए और उच्चारण पद्धति भी आपके सामने अलग है। जो अन्य भाषा देखिए ना, उनसे अलग ही एक अंदर व्याकरण को प्रयोग है, अलग ही शब्दावली को प्रयोग किया गया है और अलग ही उच्चारण पद्धति को प्रयोग किया गया है। इनमें समृद्ध लोक साहित्य पाया जाता है। इनका खुद का भी लोक साहित्य बहुत मजबूत है। क्या है? इनका खुद का लोक साहित्य भी काफी ज्यादा मजबूत है। उल्लेखनीय है कि मैथिली आज भी संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त है। इसका कारण ये जो मैथिली भाषा है ना, इन भारत का संविधान का 8वां अनुच्छेद के अंदर एक स्वतंत्र भाषा का रूप में आज भी जानी जाए। चलिए, अगली भाषा है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषिक समूह हिमालय क्षेत्र में पाई जाता है। पहाड़ी भाषा होगी तो कठिन न कठे पहाड़ा बोली जाएगी। और पहाड़ मुख्यतः कौन सा क्षेत्र में? हिमालय में। कटे जो हिमालय क्षेत्र है ना, वो अंदर देखने मिला है। परंपरागत वर्गीकरण एवं इसके जो विषय रूपों को पश्चिमी तथा मध्य पहाड़ी समूह में रखा गया है। तो जो पहाड़ी भाषा है वह हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाए। इनमें पश्चिमी और जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है उसका अंदर यह भाषा मुख्यतः बोली जाए। कठे पश्चिमी और जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है उसका अंदर यह भाषा है मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार ध्वनि, शब्दावली व व्याकरण का पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। इसमें क्या देखने को मिलती है? इसमें जो ध्वनि होती है वो इनकी भाई अपनी पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से इनकी ध्वनि है, वैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और व्याकरण भी आपके सामने इनकी खुद की देखने को मिलती है। समझ में आ गया? इनकी खुद की विशेषताएं, लोकगीत व लोक कथाएं भी इस भाषा में देखने को मिलती है। तो हिंदी की जो बोलियां, इनकी विशेषताएं क्या है? क्षेत्र अनुसार उच्चारण में परिवर्तन। एक शब्द हरियाणवी में जिसका अर्थ अलग होगा वही बिहारी में अलग होगा, पहाड़ी में अलग होगा, अन्य भाषाओं में अलग होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो शब्दों का जो प्रयोग है, क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में जो शब्दों का प्रयोग है, उनके जो उच्चारण है वो क्षेत्रों के हिसाब से बदलता है। शब्दावली में जो शब्दों का प्रयोग है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। सर्वनाम व क्रिया रूपों में भिन्नता होती है। जो सर्वनाम हो गए, अलग अलग क्रिया रूप हो गए, उनमें भी विविधता देखने को मिलती है। स्थानीय व संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जो स्थानीय लोग जय की बात बोले ना, उनको भी प्रभाव देखने मिले। और खुद को भी बहुत बड़ा लोक साहित्य क्या है? खुद का भी बहुत बड़ा लोक साहित्य देखने को मिलता है। जैसे भाषायिक रूप में निरंतर संपर्क ने आधुनिक हिंदी के अभिव्यक्ति व शब्द संपदा को बहुत ज्यादा समर्थ किया। जो भाषायिक शब्द रूप है उसे हिंदी साहित्य और ज्यादा मजबूत हुई है। हिंदी क्षेत्र में भाषायिक विविधता को महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। क्या माना गया है? हिंदी भाषा के अंदर जो भाषायिक विविधता है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी के मानकों का आधार प्रदान किया, जबकि ब्रज व अवधी भाषा ने हिंदी साहित्य को और ज्यादा समृद्ध किया। क्या करे? जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे ब्रज भाषा होगी चाहे अवधी भाषा होगी, इन हिंदी साहित्य ने और ज्यादा मजबूत बनाने को काम करे हैं। अन्य क्षेत्र में भाषायिक रूपों में लोक साहित्य, शब्दावली व संस्कृति का अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण योगदान माना गया। भाई आपकी संस्कृति को आपको महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह था आपके सामने निबंध व भाषा का पेपर। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।